हेलो गाइज, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य का जो भाग 1 था, जो वीडियो 1 था, उसको मैं डाल दिया हूँ और ये हमारा भाग 2 है। तो भाग 1 जो भी नहीं देखे हैं उसको आप प्लीज़ देख लोगे, तब ये भाग 2 आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य का सामाजिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में और साथ में उसके कला और कृतियाँ के बारे में, यानी कि कला और संस्कृतियाँ जो थी चर्चा करेंगे कि क्यों हम लोग गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे, तो आज हम लोग उसी को आकलन करते हैं और आप हमारे साथ सिर्फ धैर्य के साथ रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आज मैं इसी हिस्ट्री को इतने ईजी वे में बताने वाला हूँ कि आप सोचोगे, वर्तमान स्थिति को आकलन करोगे और इतिहास के बारे में सारा कुछ आप अंदाजा लगा सकते हो, उसके बारे में जान जाओगे। तो बहुत ही आसान तरीके से कोरिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। डियर फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य को चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिमेम्बर करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जब हम लोग थोड़ा सा रिमेम्बर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, जो मौर्य वंश की जो शासन व्यवस्था थी, वो था केंद्रीकृत शासन प्रणाली। केंद्रीकृत शासन प्रणाली भला क्या है? तो आप इसको ये समझो कि सारा का सारा पावर किनके हाथ में? तो राजा के हाथ में। अब राजा जो थे वो जो बोलते थे वही पूरा राज्य को मानना पड़ता था। उसमें क्या होता था कि जितने भी विभाजन किए हुए थे अपने प्रांत को, अपने देश, अपने राज्य को, जितने प्रांतों में उन्होंने विभाजन किया था उसमें अधिकारी तो होते थे, परंतु अंतिम जो डिसीजन जो देने का जो काम होता था वो कौन करते थे भला? तो राजा करते थे। ये मौर्य वंश में था। वहां पर कैसे थे? केंद्रीकृत शासन प्रणाली। वहां पर कैसे शासन प्रणाली थी? तो केंद्रीकृत। वहीं आप यहां पर देखोगे गुप्त साम्राज्य में, तो इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? विकेंद्रित शासन प्रणाली। कैसी थी बात? विकेंद्रित शासन प्रणाली। अब इसमें क्या होता था कि इसमें भी आप देखोगे इस तरह के जो प्रांत अभी बांटे हुए, अभी मैं चर्चा करूंगा आगे, तो इसमें क्या देखोगे कि इसमें जिस तरह से प्रांत बांटे हुए उसके अधिकारी भी होते थे, जिला अधिकारी भी होते थे। लेकिन होता क्या था कि कहीं ना कहीं उनको भी ज़्यादा पावर दिए गए थे। फिर भी प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो सारे पावर फिर राजा के ही हाथ में आता था, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राजा ही हुआ करते थे। लेकिन आप सिंपली ये समझो कि यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी? विकेंद्रित, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ पावर जो थे वो अधिकारियों को भी दिए गए थे, राजा के साथ में अधिकारियों को भी दिए गए थे और सारा का सारा पावर फिर यहाँ पर आ जाता था राजा में। उसके बाद है एक और जो पॉइंट है वो है सामंत व्यवस्था का विकास होना। तो सामंत व्यवस्था का क्या था कि गुप्त साम्राज्य में जो अपर कास्ट के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो थे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो 3 जो वर्ण थे, सवर्ण में जो आते थे, उनको भूमि दान करने की प्रथा प्रचलन हुई थी। गुप्त साम्राज्य में जितने भी शासक जो हुए, चंद्रगुप्त प्रथम ले लो, समुद्रगुप्त ले लो, चंद्रगुप्त द्वितीय ले लो, ये सब जो भी थे शासक, ये ज़्यादातर भूमि दान करते थे ब्राह्मणों को। और इसलिए एक समय ऐसा आया कि उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जमीन इकट्ठा होना शुरू हो गया और इसी के आधार पर सामंती व्यवस्था का प्रचलन यहाँ से शुरुआत हो गई कि ज़्यादा पावर, जिनके पास ज़्यादा जमीन होगा वो उतने ही पावरफुल होंगे। इस तरह से सामंती व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई और वहाँ से फिर शोषण का भी प्रक्रिया शुरू हुआ। वो जो आप लोग सुने होंगे दादा दादी से कि बहुत कम पैसे में, बहुत कम चावल में एक पैला जो होता था, एक बर्तन होता है पैला, झारखंड में पैला बोला जाता है, तो उस पैले की, उस बर्तन के नाप से उनको धान दिए जाता था या चावल दिए जाते थे और उनको पूरा एकदम दिन भर दिन काम कराए जाते थे। जिस तरह के जो भी शोषण थे वो इसी के आधार पर शुरुआत होना प्रारंभ हो गए थे, सामंती व्यवस्था के आधार पर। इसके बारे में बाद में अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप ये समझो कि यहीं से सामंती व्यवस्था का प्रचलन शुरू हुआ। अब गैस, गुप्त साम्राज्य भाई, तो आप लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में तो पढ़ा ही होगा, इससे पहले के जो वीडियोस देखे होंगे उनको याद होगा। तो समुद्रगुप्त क्या थे? अपने प्रांत को बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलाए थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब वो ज़्यादा मात्रा में अपने प्रांत को फैलाए तो उसको तो सही तरीके से शासन व्यवस्था चलाना होगा। तो वो शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए अपने जो राज्य क्षेत्र थे उसको वो विभाजन करना शुरू किए। अब गाइज, उतना बड़ा साम्राज्य है समुद्रगुप्त, उतने बड़े साम्राज्य को फैलाए, तो अब यहाँ पर बात आती है कि शासन व्यवस्था को चलाया कैसे जाए।
अब हर जगह तो राजा पहुंच नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, जैसे आज हम लोग समझते हैं, जैसे आज हमारा कैसे केंद्र है, उसके बाद राज्य है, उसके बाद जिला है, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद ग्राम है, उसी तरीके से हमारा मौर्य वंश में भी था, मौर्य वंश में भी था, लेकिन उनके नाम अलग अलग मिलते हैं, ये वाले नाम। और वहीं आप देखोगे गुप्त साम्राज्य में भी तो सेम कंडीशन यहाँ भी था, उन्होंने भी प्रांतों को बांटा था, और बांटने के बाद केवल नाम का परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो नाम थे वो आपको चेंजेस मिलेगा। अब इस तरह से विभक्त करके उन्होंने शासन चलाना शुरू किया। तो जो सर्वश्रेष्ठ जो पावर होता था वो किनके हाथ में था, राजा के हाथ में। जाहिर सी बात है भाई, राजवंश है तो राजवंश में पावर किनके हाथ में रहेगा, तो राजा के हाथ में। तो इसी के आधार पर आप देखोगे राजा थे सबसे पावरफुल, लेकिन इन्होंने अधिकारी नियुक्त किए थे और अधिकारी को अपने प्रांत के अनुसार से उनको दिया गया था। अब यहाँ से समझना शुरू करते हैं हम लोग कि पहला जो छोटी इकाई जो थी वो थी ग्राम, और ग्राम के जो अधिकारी जो होते थे, जो अध्यक्ष होते थे, उनको बोला जाता था ग्रामिक। क्या बोला जाता था, ग्रामिक। वहीं आप जब देखोगे तो बहुत सारे ग्राम को मिलाकर एक विषय बनाया जाता था, और विषय के जो अधिकारी होते थे, जो अध्यक्ष होते थे, उनको बोला जाता था विषयपति। सिंपल आप समझते जाओ। उसके बाद जैसे आप ले सकते हो ये ग्राम, ये ब्लॉक हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये राज्य हो गए, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सारे विषय को मिलाकर क्या बनाए, भक्ति बनाए। और भक्ति के जो अध्यक्ष थे, जो मुख्य जो उसके अधिकारी जो थे, उनको क्या बोला जाता था, उपरीक। क्या बोला जाता था, उपरीक। अब उपरीक से भी जो सबसे बड़े अधिकारी थे वो थे गोप्ता। कौन थे, गोप्ता। ये गोप्ता जो थे वो देश या प्रांत का, यानी कि आप कह सकते हो मुख्यमंत्री। सिंपली अभी के समय में आप कहोगे तो ये मुख्यमंत्री थे, जो डायरेक्टली राजा के साथ में कनेक्ट होते थे, और यही सारे के सारे टैक्स वगैरह पहुंचाने का कार्य करते थे। उनके द्वारा सारे संग्रह करने के बाद ये टैक्स राजा को पहुंचाते थे। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि जो अब राजा के पास पहुंचाए तो राजा सर्वोपरि था, सबसे महत्वपूर्ण थे, सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था राजा को। तो ये राजा जो थे वो अपने आप को दैवीय शक्ति के रूप में भी जानते थे। यहाँ गुप्त साम्राज्य में दैवीय शक्ति के रूप में भी जानते थे। जैसे कैसे, तो यहाँ पर ये जो राजा थे वो मानते थे कि मैं देवताओं के द्वारा भेजा गया हूँ आपके ऊपर शासन चलाने के लिए। इस तरह से इनका मानना था, और वो फिर उस तरह के शासन चलाते थे। ये हमारा था गुप्त साम्राज्य का शासन व्यवस्था। इस तरह से उन्होंने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करके सुचारू रूप से चला रहे थे। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, इसमें से कुछ जो अधिकारी थे उनका मैं नाम यहाँ पर लिखा हूँ, 4 अधिकारी का, प्रमुख अधिकारी का नाम लिखा हूँ। आप जैसे देखोगे मौर्य साम्राज्य में भी अलग अलग नाम मिलते हैं, उसी तरह से यहाँ भी थे। तो यहाँ पर अब कैसे मिलेंगे हम लोग को, एक है कुमारामात्य, जो सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होते थे। आप कह सकते हो कि जो डीसी जो होते थे, डीसी, उसको सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी कहा जाता था। उसके बाद अब देखोगे महादंड नायक। तो जाहिर सी बात है, शासन व्यवस्था चल रही है तो बहुत सारी गलतियां भी होंगी, कोई धोखाधड़ी भी करेगा, कोई चोरी भी करेगा। ऐसी स्थिति में दंड देने के लिए न्यायाधीश को रखा गया था, जज को रखा गया था, जज को, और जज को बोला जाता था महादंड नायक। तो ये नाम थे। उसके बाद आप देखोगे अब शासन व्यवस्था चलानी तो सेनापति, सेना तो रखना ही होगा, सेना रखना होगा। सेना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके लिए सेनापति यानी कमांडर की आवश्यकता होती। तो कमांडर जो होते थे, जो सबसे प्रमुख सेनापति होते थे, उनको बोला जाता था महाबलाधिकृत। क्या बोला जाता था, महाबलाधिकृत। वहीं आप देखोगे एक था महाप्रतिहार। ये दरअसल होते थे राजमहल के जो आंतरिक जो व्यवस्था को देखना होता था। राजमहल के राजा को क्या ज़रूरत है, राजा के साथ में किनका आज अपॉइंटमेंट है, कहाँ पर ये जाएंगे, युद्ध के समय में क्या क्या तैयारियां होगी, ये सब जो चीज़ें थी वो कौन देख रेख करते थे, महाप्रतिहार। पूरा का पूरा खाना पीना का जो भी इंतजाम किया जाता था वो राजमहल के अंदर में वो करते थे, महाप्रतिहार। तो ये थे कुछ नाम, और भी बहुत सारे नाम है, परंतु मैं 4 नाम जो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में उसके बारे में चर्चा करना ज़्यादा उचित समझा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते अर्थव्यवस्था में। कहाँ चलते हैं, अर्थव्यवस्था। अब थोड़ा सा सोचो, इतने बड़े साम्राज्य है, इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य, उसको अच्छे तरीके से चलाने हैं तो पैसे तो चाहिए ना।
तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कहाँ से आते थे पैसे, इन सारी बातों को हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अब गुप्त साम्राज्य को चलाना है तो चलाने के लिए क्या चाहिए, स्रोत चाहिए, पैसे चाहिए, तभी ना हमारा शासन व्यवस्था अच्छा से चलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखोगे गुप्त साम्राज्य के अर्थव्यवस्था का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा ये कृषि प्रधान था। आप सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशंस को आप लोगे तो वहाँ भी आपको पता चलेगा कृषि और व्यापार पर ही ज़्यादा टिका हुआ था, लेकिन प्रमुख जो था वो कृषि था। उसी तरह से यहाँ भी देखोगे कृषि और व्यापार तो था, लेकिन सबसे प्रमुख जो था वो हमारा था कृषि प्रधान, और इसी के आधार पर पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था तय होता था। जैसे कि बहुत सारे कुछ भी उत्पादन अगर हम कर रहे हैं, जैसे अभी फिशिकल्चर वगैरह जो आते हैं, मछली पालन वगैरह, वो सब सभी कृषि में ही चले जाते थे। और जब मछली उत्पादन जब कर रहे हैं हम, तो उसको तो बेचने के लिए जगह चाहिए, तो व्यापार में चला जाता था। तो इसलिए जब आप कृषि की जब बात करते हो तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सिर्फ सब्जियाँ उगाने से ही नहीं, बल्कि कृषि के अंतर्गत में जितने भी कार्य होते थे वो सारे के सारे आते थे। अब यहाँ ध्यान देना, जो टैक्स जो दिया जाता था राजा को, वो दिया जाता था 1/4 या फिर 1/6। ये इतने भाग थे। 1/6 था, इसको भाग के रूप में भी जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य में भाग के रूप में भी चर्चा किया जाता है कि टैक्स को वहाँ भाग बोला जाता था। तो इस तरह से टैक्स वो देते थे, यानी कि जितना भी कमाई होता था उसका 1/4 या 1/6 वो देते थे टैक्स के तौर पर राजा को। वहीं आप देखोगे इनके जो प्रमुख जो बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति। कौन थे? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। आप सभी जान रहे हो जहाँ पर पानी जहाज, बड़े बड़े पानी जहाज जहाँ पर रुकते हैं उसको बंदरगाह बोला जाता है। और उसी में से जो सबसे प्रमुख जो बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति, जहाँ से ज़्यादा बाहरी व्यापार जब होते थे तो सामान ले जाना, आयात निर्यात करना, ये सब चीज़ें होती थी ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। और व्यापारी का सबसे जो प्रमुख स्थल जो था, जो व्यापार करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्केटिंग का जो प्लेस था वो था कहाँ? उज्जैन में। तो उज्जैन बहुत ही फेमस जगह रहा है एंशिएंट से ही, तो इसलिए आप लोग याद रखना उज्जैन ये सबसे प्रमुख स्थल था। वहीं आप देखोगे व्यापार करना है तो सिक्का की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिक्का जो था वो आप लोग को पहले मैं बता चुका हूँ पहले के लेक्चर में कि सबसे ज़्यादा जो सिक्का का जो सोने का सिक्का का जो प्रचलन हुआ वो हुआ गुप्त साम्राज्य में। सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का किसके साम्राज्य में चलाया गया? तो गुप्त साम्राज्य में। वहीं आप देखोगे सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो चलाया गया था वो कुषाण के वंश में चलाया गया था, कुषाणों के द्वारा चलाया गया था सबसे शुद्ध सोने का सिक्का। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का। तो सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का कौन चला रहे थे? तो गुप्त साम्राज्य में, जिसको दिनार भी कहा जाता था। आप लोग याद रखना दिनार, ये दिनार अफगानिस्तान क्षेत्र का ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम है, इसलिए आप लोग याद रखना दिनार कहा जाता था सोने का सिक्का को। वहीं जो चांदी का जो सिक्का था वो उसको बोला जाता था रुपयक। क्या बोला जाता था? रुपयक। इसको तब चलाया गया जब चंद्रगुप्त द्वितीय, शकों को जब हराते हैं तो उसको पहचान के लिए उन्होंने चांदी का सिक्का का प्रचलन किया, और वहाँ से फिर वो शुरू हुआ चांदी का सिक्का। फिर बाद में ये धीरे धीरे सोने का जो सिक्का का जो क्वालिटी था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, परंतु ज़्यादातर जो सिक्के जो चलाए जा रहे थे, सबसे ज़्यादा जो सिक्के चलाए जा रहे थे वो सोना और चांदी का, साथ में कुछ एक्स्ट्रा धातुओं के बारे में भी प्रचलन मिलता है कि उनके द्वारा चलाया जाता था। इसमें गैस ध्यान देना भूमि दान का अधिक प्रमाण मिलता है। इसी के आधार पर अभी मैंने बताया सामंती व्यवस्था क्या था, तो भूमि दान राजा के द्वारा सबसे ज़्यादा किए जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर सामंती व्यवस्था भी शुरुआत हुई। अब गैस आगे जो टॉपिक है वो हमारा धार्मिक व्यवस्था के बारे में, यानी कि गुप्त साम्राज्य का धार्मिक व्यवस्था के बारे में। इसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो इसी से जुड़ा हुआ आपका समाज भी मिलेगा, अभी मैं आगे चर्चा करूँगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि गुप्त साम्राज्य की धार्मिक सद्भावना का अगर हम लोग बात करें तो ये सभी धर्म को एक नज़र से तो देखते थे, परंतु इनकी जो उपासना थी वो थी वैष्णव धर्म पर। वैष्णव धर्म अभी के समय में हिंदू धर्म बन चुका है। तो आप लोग ये याद रखना, वैष्णव धर्म उधर प्राचीन में आप जितने भी जाओगे वहाँ पर हिंदू धर्म की चर्चा कहीं नहीं मिलेगी। तो वैष्णव धर्म का मतलब आप ये समझ लो कि एंशिएंट में आप जब भी जाओगे तो आपको हिंदू धर्म की चर्चा नहीं मिलेगी, वहाँ पर मिलेगी वैदिक धर्म, आर्य धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म। इसी सब को एक बार में चेंज करके बाद में उसको हिंदू धर्म कर दिया गया। हाल फिलहाल में जो हम लोग हिंदू धर्म जो बोलते हैं वो उसी का प्रतिरूप है।
परिवर्तन प्रतिरूप है। तो इसलिए आप लोग ये कन्फ्यूज़न मत रखना कि वैष्णव धर्म कुछ दूसरा धर्म होता होगा, ये वही हिंदू धर्म है, समय के अनुसार से नाम परिवर्तन इसका मिलता है। तो खैर हम लोग इस पर कभी और भी चर्चा करेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। अब जाहिर सी बात है, वैष्णव धर्म के उपासक हैं भाई, तो मंदिर तो निर्माण होंगे। तो सर्वप्रथम जो मंदिर निर्माण करने का वैष्णव धर्म में पहले मंदिर बनाने का प्रचलन नहीं था। आप लोग ध्यान रखना, जो पुष्यमित्र शुंग जो थे 185 ईसा पूर्व आप चले जाओगे तो वहाँ पर भी आपको नहीं मिलेंगे कि वैष्णव धर्म का कोई उस तरह का मंदिर निर्माण हुए। परंतु बाद में आप सोच लो, गुप्त साम्राज्य में, ये हमारा 4वीं शताब्दी में हम लोग पढ़ रहे हैं, और जब आप जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में आप जब पढ़ोगे 6वीं शताब्दी में जो पढ़ चुके हो उसको आप लोग याद करो, तो वहीं से शुरू हुआ था। गंधार कला और मथुरा कला में मूर्तियों का निर्माण होना शुरू हुआ था, स्तूप का निर्माण होना शुरू हुआ था। ऐसी स्थिति में वैष्णव धर्म में मंदिर का प्रमाण पहले नहीं मिलता है, ये बाद में गुप्त साम्राज्य में निर्माण किए गए। तो प्रमुख मंदिर कौन कौन थे? जो सबसे प्राचीनतम जो मंदिर हम लोग जो मानते हैं उसको कौन कौन थे? तो देवगढ़ जो झांसी में है, देवगढ़ का मंदिर था, वहीं आप देखोगे। उसके बाद देखोगे दूसरा 10 अवतार, तो इसमें जो है विष्णु के 10 अवतारों के बारे में वर्णन मिलता है, उसकी मूर्तियां का निर्माण किया गया था, और इस तरह से वैष्णव धर्म में भी मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब गाइस यहाँ ध्यान देना कि क्या ये उपासक जो थे, गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक जो उपासक थे वो किसके थे? वैष्णव धर्म के। लेकिन जैन और बौद्ध धर्म के बारे में आप देखोगे, फाहियान जो थे चीनी यात्री, वो आते हैं इन्हीं के शासनकाल में, और वो एक बौद्धिस्ट थे, वो एक बौद्धिस्ट थे। तो ऐसा नहीं है कि बौद्धों का पतन हो चुका था या जैन धर्म के जो उपासक थे उनका पतन हो चुका था, ऐसा नहीं है। उनको भी संरक्षण दिया गया था। जहाँ तक कि आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, श्री गुप्त जो थे वो कंट्रीब्यूशन दिए हुए थे मंदिर निर्माण के लिए, और मंदिर निर्माण किए जा रहे थे, और उसमें फिर जितने भी चीनी यात्री होते थे वो वहीं पर ठहरते थे। तो ये आप लोग को याद होगी। तो इनका पतन तो नहीं हुआ, परंतु ये वैष्णव धर्म के उपासक थे, इसलिए वैष्णव धर्म को बहुत ज़्यादा तेजी से इन्होंने प्रसार करना शुरू किया। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, धर्म और समाज ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि आप देखोगे, धर्म हमारा जिस तरह से रहेगा जिस समाज में, हमारा समाज भी उसी तरह से निर्माण होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, धर्म अगर हमारा वैष्णव धर्म पर आधारित है, कैसा है? हमारा वैष्णव धर्म पर आधारित है, तो जाहिर सी बात है वहाँ की वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वैष्णव धर्म का जो मूल आधार है वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर बाद में जाके बना अतिशूद्र। तो ये जो व्यवस्था थी उसका प्रचलन यहाँ पर मिलता है वैष्णव धर्म के आधार पर। सामाजिक जो व्यवस्था थी, समाज की जो व्यवस्था थी वो वर्ण आधारित था। वहीं आप देखोगे कि वर्ण आधारित होने के बाद जातीय जटिलता ज़्यादा मिलने लगी। जैसे आप 185 ईसा पूर्व में जब मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जब लिखे जाने थे, उस वक्त जातीय विभाजन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते, लेकिन उसको और स्ट्रांगली यानी कि मजबूती से इसमें बहुत ज़्यादा जटिलता नज़र आने लगा। जटिलता क्या? तो जो जिस जाति में जन्म लिया वो उसी जाति में रहेगा, चाहे ऊपर की जाति, चाहे जितना भी मानसिक तौर पर कमज़ोर क्यों ना हो, वो नीचे की जाति में शामिल नहीं हो सकता है। वैवाहिक संबंध भी वो नहीं जोड़ सकते हैं। यानी कि जो भी एक जाति में जो जन्म लिया वो उसी जाति में जीना मरना वहीं से ख़त्म हो जाना था। अब गाइस ये जटिलता थी, जातीय जटिलता। अब यहाँ पर एक और जाति का जो उदय हुआ वो था कायस्थ जाति का। कायस्थ जाति का जो उदय हुआ, ये दरअसल लेखा जोखा का जो जाति होते थे, जैसे मुंशी जी जिसको हम लोग बोलते थे, है ना, तो इस तरह के यहाँ कायस्थ जाति का उदय हुआ, और वो लेखा जोखा का कार्य ज़्यादातर करते थे। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि दासों, अछूतों और महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो आप सिंपल ये समझो, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और इसी पर अभी मैं आगे मूल्यांकन करूंगा, तो एक बात मैं बोलूँगा, आप लोग ध्यान देना उसको। अब यहाँ पर ध्यान देना, अछूतों, दास और महिला की जो दयनीय स्थिति थी उसका कारण ये था कि उनको इतना ज़्यादा गुलामी में जकड़ा गया, जातीय कठोरता इतने जोर जबरदस्ती से उन पर थोपे गए कि वो गांव से बाहर रहने को मजबूर हो गए। अब जब गांव से बाहर रह गए तो बार बार आक्रमण करते थे कि मुझे भी गांव में ले लो, मुझे भी शामिल करो। तो उनको क्या किया गया? उनको गंदे कार्य सौंपे गए, जैसे कि
गंदा कपड़ा साफ करना, गांव के नालियां साफ करना, है ना, ये सब जो चीज़ें थी उसको सौंपा गया। और यहाँ तक कि उनको जब जमीन वगैरह सारे छीन लिए गए तो क्या हुआ, उनके खाने के भी लाले पड़ने लगे। ऐसी स्थिति में वो मरे हुए मांस को खाने के लिए भी मजबूर हो गए। सारा शोषण करके जब उनको पूरा दबा दिया गया तब उनको अछूत, अनटचेबल कह के, यानी कि व्यक्ति व्यक्ति से छुआछूत की भावना को अपनाना शुरू की। और इस तरह से छुआछूत की जब भावना अपनाए वो, तो वो समाज में भी देखने को मिलता है कि अछूतों की दयनीय स्थिति थी। अब दयनीय स्थिति कैसे, बाय द वे अगर कभी भी अछूत लोग गांव से क्रॉस करते थे तो वैसी स्थिति में पूरा गांव है सो सन्नाटा है, तो सब खाली कर देते थे और वो जाते थे, मतलब किसी का परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद अब जब वो चले जाते थे तो क्या होता था, सड़क को धोया जाता था। और एक खास बात ये भी थी कि जब अछूत जब पार होते थे तो उनको सिग्नल देना पड़ता था, कुछ बजा कर सिग्नल देना पड़ता था कि हम लोग आ रहे हैं, सो आप लोग कभी छुआ नहीं जाए। इस तरह से मानसिकता बनाई हुई थी। और इस बात का चर्चा फाहियान करते हैं कि गुप्त साम्राज्य में अछूतों और दास और महिला की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति थी। आप देखोगे भानुगुप्त के समय में महिलाओं को सती होने का प्रमाण मिलता है। जो एरन अभिलेख था, जो 510 ईस्वी सन में जो मिला था, 510 ईस्वी सन में जो एरन अभिलेख जो मिला हमारा, उसमें ये चर्चा मिलता है कि जो भानुगुप्त थे उनकी वाइफ, उनकी जो पत्नी थी, पहला सती होने का प्रमाण वहाँ से मिलता है। यानी कि आप कह सकते हो कि महिलाओं की भी स्थिति कुछ खास नहीं थी, बहुत बुरी स्थिति थी उनकी भी, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शोषण किए जा रहे थे। पति डेथ करता था तो उनको जिंदा आग में झोंक दिया जाता था, यही सती प्रथा था। आप लोग को पता होगा, मैं फिर भी रिवीजन करा दिया। तो ये था गाइज, अभी तक हम लोगों ने देखा अर्थव्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में, समाज के बारे में और शासन व्यवस्था के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं कला के बारे में। तो कला जो है, कला और संस्कृति, वो बहुत ही शॉर्ट है, एक बार में हो जाएगा, तो आप प्लीज़ आप उसको लास्ट तक जरूर देखेंगे। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कला से आते हैं, इसलिए आप लोग अभी छोड़ेंगे नहीं, इसको कला तक लास्ट तक जरूर देख लेंगे। चलिए गाइज, इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे लिखते हैं। अब गाइज, अगर हम लोग गुप्त काल का कला के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो इसमें बहुत सारे कला आपको मिलेंगे, जैसे कि वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब जो कला थी वो हमारा गुप्त साम्राज्य में बखूबी बहुत ज़्यादा चर्चा मिलेगा। और गैस इसी के कारण हम लोग इसको गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा विकास हुआ था गुप्त साम्राज्य का। तो कला के बारे में अभी जैसे कि मैंने बताया कि मूर्ति कला, वास्तुकला, जिसको हम लोग स्थापत्य कला भी बोलते हैं, चित्रकला, इन सारी चीज़ों का विकास हुआ। तो जब वास्तुकला का जब आप लोगे तो इसमें नागर शैली की सबसे ज़्यादा विकास मिलता है। किसके? नागर शैली का, वास्तुकला का, स्थापत्य कला का, यानी कि जो मकान बनाने की जो शैली थी वो था नागर शैली के आधार पर मकान का निर्माण किए जाते थे और उसी के आधार पर उसका पूरा का पूरा नगर बसा हुआ था। तो ये थी स्थापत्य कला। वहीं आप ले लो चित्रकला, तो चित्रकला में दो चीजें की बहुत ज्यादा चर्चा मिलती है। एक मिलता है अजंता गुफा के बारे में, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जो महाराष्ट्र में है। आप जब अजंता की गुफा में जब विजिट करोगे तो वहां पर देखोगे उसके दीवारों में बहुत सारे चित्रकारी किए हुए। वो चित्रकारी कौन से किए हुए? तथागत गौतम बुद्ध से रिलेटेड चित्रकारी किए गए हैं। और वो जो चित्रकारी है वो तथागत गौतम बुद्ध के महायानों की विचारधारा जो थी, जो बौद्ध धर्म के दो भागों में जो विभाजित थे, महायान और हीनयान, तो उसमें से आपको महायानों की विचारधारा को उसमें मिलेंगी, चर्चा मिलेगी चित्रकारी के आधार पर। वहीं आप देखोगे एक और जो गुफा है वो है बाघ गुफा। इसका नाम है बाघ गुफा। ये हमारा मध्य प्रदेश में। इसमें क्या है? तो लोक जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में, जो भी लोक जीवन के बारे में उसमें चर्चा मिलता है चित्रकारी के आधार पर बाघ गुफा में। उसके बाद आप लोग मूर्ति कला। तो मूर्ति कला में गाइस यहाँ ध्यान देना, वैष्णव धर्म है। इससे पहले मैंने बताया कि उससे पहले मूर्तियों का वैसा कुछ प्रमाण नहीं था, परंतु जैसे ही गुप्त साम्राज्य का जैसे उदय हुआ, उसका साम्राज्य बढ़ा फैला, तो वहां पर वैष्णव धर्म की मूर्तियां का निर्माण होना प्रारंभ हुई। और उसी के आधार पर फिर जितने भी देवी दुर्गा का जो भी हमारा जो मूर्ति वगैरह जो बनना, वो उसी के शैली पर बनना शुरू हुआ। वैष्णव धर्म की जो मूर्तियां थी उसी के आधार पर बनना शुरू हुआ। उसके बाद आप देखोगे बुद्ध की जो एक मूर्ति मिली है, जो चित्रकारी जो मिली, मूर्ति मिली, वो भूमि स्पर्श, यानी कि भूमि को टच किए हुए उस तरह का उनकी एक मूर्ति मिली हुई, वो भी हमारा गुप्त साम्राज्य में ही बना हुआ था। तो ये थी वास्तुकला,
चित्रकला और मूर्तिकला। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, अब ये तो कला होगी। अब साहित्य कला की यदि हम लोग बात करें, यानी कि साहित्य का जो निर्माण हुआ वो किसके आधार पर हुआ, तो संस्कृत भाषा के आधार पर। ये राजकीय भाषा भी रहा है, गुप्त साम्राज्य का राजकीय भाषा भी था संस्कृत। इसलिए आप देखोगे कालिदास की जितनी भी ज्यादातर रचनाएं जो हुई वो सभी के सभी संस्कृत भाषा में हुई। जैसे कि आप देखोगे कि कालिदास के द्वारा एक नाटक की रचना किए गए थे, 3-4 नाटक की रचना किए गए थे, उसमें से एक जो था वो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ, वो विश्व स्तर पर भी जाना जाता। उस नाटकीय रचना का क्या नाम था, तो यहाँ पर ध्यान देना, अभिज्ञान शकुंतलम। ये अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ज्यादा फेमस किताब रहा है संस्कृत भाषा में। वहीं आप देखोगे रघुवंश, कुमार संभवतम, ये सब जो रचना थी ये कालिदास के द्वारा किए गए थे। फिर एक है मेघदूतम, मेघदूतम ये नाम से ही पता चल रहा है, दूतम, तो ये सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। उसके बाद अन्य जो लेखक लेखिकाएं थी उनके बारे में चर्चा मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पर चर्चा मिलेगा कौमुदी महोत्सव, तो ये जो इसकी जो लेखिका थी वो थी वजिका। कौन थी, वजिका। इनके द्वारा ये लिखा गया था। गुप्त साम्राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में भी इसमें भी बहुत ज्यादा चर्चा आपको मिलेगी। वहीं आप देखोगे कामसूत्र, तो कामसूत्र में जो राइटर थे उसके थे वात्स्यायन। कौन थे, वात्स्यायन। तो इनके द्वारा ये कामसूत्र किताब लिखे गए और कामसूत्र में चर्चा की गई कि गुप्त साम्राज्य में किस तरह से शासन व्यवस्था चलाए जा रहे थे, उसके कृषि की क्या अनुरूपता थी, ये सब चीजें इसमें भी आपको मिलेगी। एक है अमर सिंह की रचना जिसका नाम है अमरकोश। तो अमरकोश में भी बहुत सारे गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिलती है। फिर एक है मृच्छकटिकम। कौन सा है, मृच्छकटिकम, जिसको लिखने वाले थे शूद्रक। उसके बाद एक गाइस जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा है वो रहा है आर्यभट्टियम, और एक है वाराहमिहिर। तो ये जो थे आर्यभट्टियम, ये आर्यभट्ट के द्वारा रचित है। इसमें जीरो के बारे में, आविष्कार के बारे में कहा गया, जिसमें यह बताया गया कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। फिर वहीं पर आप देखोगे तो वाराहमिहिर ये बताते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करते हैं। तो इस तरह की जो भी चर्चाएं थी वो साहित्य में इसमें मिलता है। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये गुप्त साम्राज्य आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको समझ में आया या नहीं ये आप निसंकोच भावना से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि ये हमारा गुप्त साम्राज्य आज हमारा खत्म हुआ। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हम लोग गुप्तोत्तर काल यानी कि हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो हर्षवर्धन होगा। तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप शेयर कर देना। तो चलिए गाइज आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हुई तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने लास्ट तक देखे। और हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू गाइज।